कबीर अपना काम खत्म करने के बाद मास्टर जियो से मिलने जा रहा था। आरके ने उसको रिसीव करने के लिए अपने आदमी को भी भेजा था। रास्ते में कबीर को कार्तिकेय के थ्रू कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है। इंफॉर्मेशन के हिसाब से कबीर की जान खतरे में थी। इन सब का जिम्मेदार शायद से काजल का भाई था, जिसने कोई फार्मूला चुराया था। हालांकि वो फ्रांस में था। शायद से मास्टर जियो उसी फार्मूले की तलाश में था। आरके के भेजे गए ड्राइवर ने कबीर की बात सुन ली थी। कबीर को उसे अब रास्ते से हटाना था, इसलिए कबीर ने पेट में दर्द का बहाना बनाया था। पहले तो वो नहीं माना, मगर बाद में गाड़ी रोक दी। ये देखकर कि कार रुक गई है, कबीर पीछे से झुक गया और पहले चाबी निकाली। फिर उसने एक हाथ से ड्राइवर को पकड़ लिया और अपने हाथ में सुई का इस्तेमाल करके ड्राइवर के शरीर पर कुछ प्रमुख जगहों पर चुभा दिया। पायलट ने एक पल में अपनी सारी ताकत खो दी। सुनो, तुमने सुना कि मैंने फोन पर क्या कहा या नहीं? अब मैंने तुम्हें इंजेक्शन लगाया है। अगर तुम चुप रह सकते हो तो तुम्हारे जाने पर मैं इसे तुम्हारे लिए खोल दूंगा। फैसला तुम्हारे हाथ में। कबीर ने सीधे धमकी दी। हालांकि ड्राइवर को लगा कि कबीर कुछ साजिश कर रहा होगा, लेकिन अब जब उसकी जिंदगी किसी और के हाथ में थी तो वो बार बार सिर हिलाकर सहमति जता रहा था। कबीर ने फिर ड्राइवर को कार में पीछे की ओर ले गया और खुद को ड्राइवर की सीट पर रखा। उसने ड्राइवर से रास्ता पूछना जारी रखा। कबीर को कुछ रास्ता तो याद था, बाकी के लिए उसने ड्राइवर की मदद ली। उस देर की ड्राइव के बाद कबीर उस जगह पहुंच गया जहां उसे बुलाया गया था। कबीर ने दूर से आरके को देख लिया था कि वो यहाँ मौजूद है। कार के रोकने के लिए कबीर ने आरके के सामने की जगह का इस्तेमाल किया। वेलकम मिस्टर कबीर, वेलकम। मेरी बात मानने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद थी कि आप मेरी बात पे गौर करेंगे, लेकिन इतनी जल्दी करेंगे ये मुझे नहीं पता था, आरके ने साहसपूर्वक कहा। कबीर ने यह गौर किया कि आरके शायद रात को अच्छी नींद नहीं ले सका है। उसकी आंखें लाल और चेहरे पर थकावट थी, मगर आरके ने इस बात का कोई अफसोस कबीर के सामने नहीं जाहिर किया था। उसके बाद आरके का ध्यान पूरी कार पे गया। उसने तब नोटिस किया कि कबीर खुद कार ड्राइव करके आया था। आरके ने तुरंत कार का पिछला दरवाजा खोला और अपने आदमी को पिछली सीट पर बैठा पाया। वो बहुत ज्यादा हैरान हो गया। तुम पीछे क्यों बैठे हो? मैंने तुमको मिस्टर कबीर को लेने को कहा था, और यहाँ मिस्टर कबीर तुमको लेकर आ रहे हैं? आरके ने गुस्से में अपने आदमी से बोला। कबीर समझ गया कि उसे जल्दी कुछ करना होगा। कबीर ने ड्राइवर की सीट पर मुड़कर कहा, इस आदमी की कोई गलती नहीं है। मुझे पता नहीं कैसे, मगर आधे रास्ते में इसके पेट में बहुत तेज दर्द हुआ और वो बढ़ता गया। बाद में मुझे इसकी हालत देखते हुए खुद ड्राइव करनी पड़ी। बेहतर होगा कि आप इसे डॉक्टर के पास ले जाएं। कबीर ने उसे बचा लिया था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और बस सिर हिलाया। आरके ने देखा कि उसके आदमी का चेहरा पीला पड़ गया था। आरके को भी महसूस हुआ कि उस आदमी को डॉक्टर की जरूरत है। उसे सीधे अस्पताल ले जाने के लिए कोई मिला। वो आदमी उसी कार में हॉस्पिटल के लिए निकल गया। इसके बाद कबीर उस बिल्डिंग की तरफ बढ़ गया जहां उसे आरके ने बोला था जाने के लिए। कबीर जैसे मेन गेट के पास गया, उसे रोक दिया गया। कबीर जानता था कि क्या होने वाला है। उसने सोचा था कि उसकी तलाशी होने वाली है, मगर तभी एक सिक्योरिटी गार्ड आया और बोला, माफ करें, मिलने से पहले हमें मास्टर जियो को रिपोर्ट करना होगा। कबीर ने लापरवाही से सिर हिलाया। मास्टर जियो, मिस्टर कबीर यहाँ आ गए हैं। आरके ने खुद मास्टर जियो से सम्मानपूर्वक कहा। हाँ, उसे अंदर आने दो और अल्फा को बोलना सावधान रहे। मेज के सामने मोबाइल गेम खेल रहे मास्टर जियो ने बिना ऊपर देखे कहा। नीचे कबीर ने आरके का पीछा किया मास्टर जियो तक पहुंचने के लिए। कबीर भी देखना चाहता था कि कौन सा नया रावण पैदा हो गया है। कबीर कमरे में घुसा तो देखा कि अपने 40वें वर्ष में एक मजबूत आदमी अपनी मेज के पीछे मालिक की कुर्सी पर बैठा था। हालांकि वो सामने वाले को नहीं देख सकता था, फिर भी उसने एक उग्र और आक्रामक आभा छोड़ दी। उसे देखने के साथ कबीर उसके आसपास के परिवेश को भी देख रहा था। वो एक अत्याचारी की तरह लग रहा था जिसने दुनिया पर राज करने का प्लान बनाया हो। कबीर के आने के बाद मास्टर जियो ने एक पलक भी नहीं झपकाई और अपना मोबाइल गेम खेलना जारी रखा। ये एक तरीके से मानसिक खेल था जो मास्टर जियो कबीर के साथ खेल रहा था। आरके जो बगल में था कबीर को अंदर ले आया और चुपचाप वहीं खड़ा हो गया। कबीर ने स्थिति देखी और कमरे की व्यवस्था को गौर से देखा। वहां बहुत सारी किताबें और मैप्स लगे हुए थे। कमरे में बहुत शांति थी। जो शोर कबीर को बाहर आ रहा था वो अब बंद हो चुका था। मास्टर जियो ने खांसते हुए कहा, क्या तुम वो कबीर हो? कबीर को अच्छी पिटाई देने से पहले मास्टर जियो कबीर को कुछ समय के लिए अकेला छोड़ने के लिए तैयार था। अंत में कबीर के आभार के तहत उसने एक सभ्य इंसान वाली आभा छोड़ी। कौन जानता था कि कबीर बिल्कुल भी सहयोग नहीं
चारों ओर टहलते हुए मास्टर जियो ने उसे अनदेखा कर दिया। कबीर शांत रहा और बोला, आपने सही सुना है, मैं कबीर हूँ। वो एक अच्छा युवक है। मास्टर जियो ने प्रशंसा की और फिर चिल्लाया, हालांकि क्या आप जानते हैं कि आपने क्या किया, और अगर दूसरों को इसके बारे में पता चल गया तो इसका क्या रिजल्ट होगा? कबीर ने उपहास किया, ये देखकर कि वो अभी भी बेंच पर बैठने में सक्षम नहीं था। उसने विषय को डराने धमकाने के लिए बदल दिया। आरके, क्या ऐसा हो सकता है कि मास्टर जियो के सामने यह आदमी कानून को अपने हाथ में लेने की तैयारी कर रहा है? मास्टर जियो ने कहा। कबीर ने मजाक उड़ाया और बोला, आप इतना सही बोलते हैं कि सुनकर लोग ऐसे ही डर कर मर जाएं। जो नहीं जानते कि मास्टर जियो क्या है, वो बेचारे तो बिना मौत ही मर जाते होंगे। किसने आपको मास्टर जियो से बात करने के लिए इस तरह से लहजे का इस्तेमाल करने के लिए कहा? ये देखकर कि कबीर को घमंडी नहीं होना चाहिए था, आरके ने उसे फटकार लगाई। दूसरी तरफ कबीर को देखते ही मास्टर जियो केवल मुस्कुराए। उन्होंने अपना हाथ इस्तेमाल करते हुए आरके को भी शांत रहने का इशारा किया। लोगों को सोच समझ कर बोलना चाहिए, आरके मास्टर जियो से बोला। हालांकि वो बोल आरके को रहा था, मगर उसका इशारा कबीर की तरफ था। आरके के चेहरे पर एक तमाचा उतरा था। उसका बॉस उसे बोल रहा था, मैं आपके बॉस से बात कर रहा था, क्या आपको अपने जैसे छोटे मुंह से मुझे टोकने का अधिकार है? कबीर ने बोला। आरके को विश्वास नहीं हो रहा था कि कबीर अपने ही क्षेत्र में इतना घमंडी होगा। उसने बिना कुछ कहे खुद को थप्पड़ मार लिया। दरअसल आरके ने भी बाद में किंडरगार्टन के बारे में काफी पड़ताल की थी। कबीर सारस्वत परिवार का सिर्फ एक दामाद था, जिसे अपने जीवन चलाने के खर्च के लिए पार्सल डिलीवरी का काम करना पड़ता था। खैर, अभी उसके दिमाग में वो बात भी थी जो मास्टर जियो ने उसे समझाई थी। यदि आवश्यक न हो तो इस प्रकार के जानलेवा दानों को नाराज न करना ही बेहतर होगा। तुम सिर्फ कचरा फेंक रहे हो। आज मुझे परवाह नहीं है कि तुम्हारे पीछे कौन है। मैं तुम्हारा हाथ यहाँ यही तोड़ दूंगा। अपने दिमाग को काबू में रखो। कबीर ने आरके को धमकाया। जब उसने देखा कि आरके आगे बढ़ रहा है, जब आरके अपने होश में आया तो वो तुरंत रुक गया। आरके ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकता था, मगर वो हाथ मार सकता था। जो उसने किया, गुस्से में उसने रखी एक मेज पर जोर का हाथ मारा। यदि यह हथेली का प्रहार प्रभावी होता तो कोई भी मौके पर जमीन पर गिर जाता। कबीर ने तिरस्कार में अपना मुंह हिलाया। न केवल आप दूसरों का सम्मान करना नहीं जानते, बल्कि आप वास्तविकता को भी पहचानने में असमर्थ हैं। इतना कहते ही उसने अपने पैर से लात मारी। आरके ने चार्ज करने की तुलना में तेज गति से उड़ान भरी। यह ज्ञात था कि क्या कबीर जानबूझकर ऐसा कर रहा था कि आरके को गुस्सा है। कबीर ने आरके को आता देख अपनी जगह बदल ली। उसके हटते ही आरके सीधे मास्टर जियो के सामने डेस्क से टकरा गया। टकराना, क्रक, लकड़ी की मेज को तोड़ मरोड़ कर तोड़ दिया था। यहाँ तक कि मास्टर जियो, जो मेज के पीछे शांति से शो देख रहा था, बहुत खेदजनक तरीके से अपने बॉस की कुर्सी से कूद गया। मास्टर जियो ने सोचा नहीं था कि उसे ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। क्या कर रहे हो आरके? ठीक से करो, जो भी करना है। सावधान रहो, तुम्हें यह भी नहीं पता चलेगा कि तुम्हारी मृत्यु कैसे हो जाएगी, मास्टर जियो ने भयावह तरीके से कहा। कबीर ने व्याकुलता से कहा, तुम कोई लकड़ी नहीं हो। तुम इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हारे सारे हथियार और आदमी केवल देखने के लिए हैं? आरके अपनी मेज पर पड़े मलबे के ढेर से कांपते हुए खड़ा हो गया। तुम सब यहाँ क्या बकवास कर रहे हो? यदि आप उसे मेरे लिए मारते हैं तो मैं किसी भी तरीके से सबको बचा लूंगा। पता चला कि उसकी मेज टूटने की आवाज बाहरी कमरे में पहुंची तो यहाँ पहले से ही बड़ी संख्या में गुंडे जमा हो गए थे। आखिरकार मास्टर जियो की पुरानी हवेली थी। यहाँ उसके सारे राज दफन थे। लड़ाकों के एक समूह को जो स्थिति के बारे में नहीं पता था, मास्टर जियो की ओर देखा। मास्टर जियो को अपना सिर हिलाते हुए देखकर वो तुरंत आगे बढ़ा। कबीर ने उपहास किया, ये लोग नहीं सुधरने वाले बिना लात पड़े। कबीर ने दरवाजे पर लात मारी और दरवाजे में प्रवेश करने वाले दो लोगों को उड़ते हुए नीचे जमीन पर गिरा दिया। उनके साथ गुंडों के समूह को भी कबीर ने इसी चाल से कुचल दिया जो अंदर आने वाले थे। ये देखते हुए ये जारी रहेगा, आरके ने खंजर निकाला और चुपचाप पीछे से कबीर पर वार कर दिया। बम! एक और आवाज के साथ आरके आधे बिखरे हुए डेस्क पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे पहले ही टूटा हुआ डेस्क पूरी तरह से ढह गया। कबीर ने उसकी ओर देखा भी नहीं था। उसने सिर्फ आरके को देखा, जो एक बार फिर से चूरा के ढेर में डेस्क पर लेटा हुआ था। मैं यहाँ कुछ मामलों को निपटाने के विचार के साथ आया था। किसने सोचा होगा कि आप लोगों ने वास्तव में मुझे इज्जत नहीं दी तो इसका ये रिजल्ट मिला। इन लोगों ने स्किल अभी अच्छे नहीं है। मैं इनको सबमिशन में हरा दूंगा।
ये हम दोनों के लिए आसान होगा, कबीर खुद से बुदबुदाया। कोई नहीं जानता था कि कब, लेकिन वो मास्टर जियो के सामने पहले ही आ चुका था। कबीर को सामने देख मास्टर जियो कुछ सोचता, उससे पहले ही कबीर ने एक थप्पड़ मास्टर जियो के नरम चेहरे पर रख दिया। उसकी आंखों के सामने मानो अंधेरा छा गया। जब कबीर अचानक उसके सामने आया तो मास्टर जियो को पहले से ही होश आ गया था कि कुछ गड़बड़ है और वो चकमा देना चाहता था। हालांकि कबीर की गति बहुत तेज थी। इससे पहले कि मास्टर जियो प्रतिक्रिया कर पाता, उसके चेहरे पर एक तमाचा आ गया। आरके भी कबीर को ऐसा करता देख दंग रह गया था। वहीं कबीर अभी भी मास्टर जियो की ताकत को आजमा रहा था। वो मास्टर जियो को दिखाना चाहता था कि उसकी पत्नी पर हाथ डालने का क्या अंजाम हो सकता है। थप्पड़ खाने के बाद मास्टर जियो जमीन पर बैठ गया था। कबीर ने फिर धीरे से उसकी बॉस वाली मेज से पानी की एक बोतल उठाई और मास्टर जियो को पानी ऑफर किया। वो उसकी बेइज्जती कर रहा था। कबीर और मास्टर जियो के शतरंज के खेल में कबीर जीतता दिख रहा था। क्या मास्टर जियो इतनी आसानी से हार जाएगा या इस हार के पीछे कोई दिखावा है? कबीर मीटिंग के लिए मास्टर जियो के ऑफिस में आ चुका था। वो हर कदम पे मौजूद उसके आदमियों को देखकर कंडीशन को एनालिसिस कर रहा था। वैसे तो सब कुछ ठीक ही दिख रहा था, मगर जैसे ही कबीर मास्टर जियो के ऑफिस में गया, उसके आदमियों ने कबीर पर हमला कर दिया। दरअसल बात आरके ने शुरू की थी, जिसे अब कबीर उनके लिए खत्म कर रहा था। आरके को पीटने के बाद कुछ और लोगों ने भी कबीर का रास्ता रोकने की कोशिश की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर में कबीर ने मास्टर जियो के मेज से पानी की बोतल उठाई और मास्टर जियो को ही ऑफर किया। कबीर की हरकत बता रही थी कि मास्टर जियो के आदमियों को पीटना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। कबीर ने सीधे कुछ बोलने से बेहतर मास्टर जियो को नीचा दिखाने का यही रास्ता सोचा था। शायद वो अभी भी मास्टर जियो के दिमाग के साथ खेल रहा था। मास्टर जियो भी कोई मामूली आदमी नहीं था। कबीर की इस हरकत पे उसका दिमाग हिल गया। उसने गुस्से में बोला, अच्छा तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम मुझे पानी पिलाने की कोशिश कर रहे हो? बस तुम रुको। मास्टर जियो के चेहरे से उसकी जिद और अहंकार दोनों साफ साफ दिख रहा था। कबीर ने उस पानी की बोतल से खुद कुछ घूंट पिया और फिर बोतल नीचे रखते हुए कहा, मास्टर जियो, आपको नहीं लगता कि आपने मुझे कुछ ज्यादा हल्के में ले लिया? और मेरी हिम्मत आपने अभी देखी कहाँ है? इतना कॉन्फिडेंस है तो आओ मेरे साथ। मास्टर जियो खड़े हुआ और तुरंत बाहर चले गया। जाने से पहले उसने चुपके से जमीन पर पड़े अपने आदमी को लात मारी। ये लात उसके गुस्से को दिखाने के लिए बहुत काफी थी। मास्टर जियो की इस हरकत पे कबीर मुस्कुराया और अपना सिर हिलाते हुए सामने चला गया। मास्टर जियो जब अपने कमरे के दरवाजे के पास पहुंचा तो उसने फिर से दरवाजे को गुस्से में लात मारी। दरअसल इस वक्त उस दरवाजे को कोई लोग घेर के खड़े थे। मास्टर जियो की लात ने उन सबको बाहर की तरफ गिरा दिया। जैसे ही कबीर बाहर आया, उसने मास्टर जियो का इशारा पाया। मास्टर जियो ने कबीर को मेन हॉल में बैठने को कहा था। इतनी देर में मास्टर जियो के कुछ और आदमी आ गए और उनको घेर कर अपने सवालों से उनको परेशान कर दिया। मास्टर जियो, क्या आप ठीक हो? मास्टर जियो, चिंता मत करिए सर, हम लोग हैं अभी। मास्टर, आपके पैर ठीक तो है ना? जिसने भी कबीर को मास्टर जियो के कमरे में लड़ते हुए देखा था, उसने वहां बगल से निकलते कबीर का रास्ता रोकने की हिम्मत नहीं की। घायल शेर के मुंह में हाथ डालने की बात कोई नहीं करना चाहता था। हालांकि भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी थे जो कबीर को सबक सिखाने का इरादा कर रहे थे, मगर कोई भी कबीर को सबक सिखाने नहीं गया। मास्टर जियो भी लोगों के समूह के सोच को समझ पा रहा था। वो सब लोग वहां उसकी चापलूसी कर रहे थे। कोई नहीं जानता था कि इस वक्त मास्टर जियो के दिमाग में क्या चल रहा है। उसने अपने सामने खड़े भीड़ को शांत रहने को बोला और अपना फोन निकालकर उसमें कुछ करने लगा। मास्टर जियो की एक एक हरकत बता रही थी कि वो खुद को पैनिक नहीं होने देना चाहता है। पैनिक होकर लोग अक्सर अपना काम को बर्बाद कर लेते हैं। खैर, मास्टर जियो का दिमाग अभी भी विचारों से खाली नहीं था। अपने फोन पर उसने अपने बाकी के लोगों को भी बुला लिया था। आखिर कोई उसके घर में घुसकर उसको परेशान कर चुका था। अब तो बात इज्जत की हो गई थी। बड़े लोगों की अक्सर ये दिक्कत होती है कि वो लोग हर बात को ईगो पे ले लेते हैं। आखिर में अपने पास खड़े लोगों से मास्टर जियो ने कहा, कबीर का नाम जो कुछ भी हो, उस लड़के ने आज अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती की है। उसने पानी ऑफर करने का बहुत ज्यादा शौक है ना, आज मैं उसे सिखाऊंगा कि पानी कैसे पीते हैं। तुम लोग जल्दी से जाओ और होशियारी के साथ उसको घेर लो। याद रहे, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। बॉस, आप परेशान मत हो, हम लोग कोई गलती नहीं करेंगे। बस आप अपना ध्यान रखना, हमारे लिए आपकी भी सुरक्षा बहुत जरूरी है, भीड़ में खड़े एक आदमी ने कहा। दूसरी तरफ कबीर सतर्क था। वो जानता था
कि अभी कुछ देर पहले उसने जो कुछ भी किया है उसका अंजाम क्या होने वाला है। हथियारों की दुनिया में कोड लैंग्वेज का बहुत बड़ा हाथ होता है। अभी जब कबीर ने मास्टर जियो के आदमी को मारकर मास्टर जियो के पास जाकर उसको पानी ऑफर किया था, तो ये भी एक तरह का सिग्नल ही था। इस तरह के काम से आप सामने वाले को खुली चुनौती देते हैं कि वो आए और अपनी पूरी ताकत के साथ हमला करे। कबीर इत्मीनान से हॉल के बीच में खड़ा था और मास्टर जियो के लोगों को बुलाने का इंतजार कर रहा था। लड़ाई के लिए उसने अपने बॉडी को तैयार कर लिया था। उसने अपनी सांस धीमी कर ली और खुद को अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में रखा। वो समझ सकता था कि उसके सामने अब एक बड़ा हाथी है। इस हाथी से लड़ने के लिए बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। वैसे भी वो यहाँ आने से पहले से ही जानता था कि यहाँ उसको क्या करना है। अपने शातिर नजरों से कबीर हॉल के हर हिस्से को ध्यान से देख रहा था। वैसे तो खाली पड़े हॉल में कुछ ऐसा नहीं था कि उसकी परवाह की जाए, मगर खाली जगह में लड़ने के लिए कबीर को एक खास तरह की फाइटिंग तकनीक का इस्तेमाल करना था। यहाँ ढाल के लिए कुछ भी नहीं था। अब बस कबीर को इंतजार था कि वो किसी भी तरह यहाँ से जल्दी निकल सके। मास्टर जियो के आदमी ने भी बहुत ज्यादा तैयारी कर ली थी। बिल्डिंग से बाहर खड़े लोगों ने भी जब सुना कि उनके बॉस को एक आम से आदमी ने परेशान करने की हिम्मत की है, तो वो भी खुद को अंदर आने से नहीं रोक पाए। मास्टर जियो के आदमी बहुत ज्यादा उत्साहित लग रहे थे। उनके पास हाथों में विभिन्न तरह के हथियार थे। शायद यही कारण था कि वो लोग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में थे। जिसके पास स्टील पाइप, बेसबॉल बैट, चाकू, गुप्ती, आयरन चैन और फेंकने वाली छड़ें हों, उनका कॉन्फिडेंस में रहना लाजमी था। उन सब की नजर अभी बस कबीर पे थी, जो कि हॉल के बीच में खड़ा था। इन हथियारबंद लोगों को लग रहा था कि शायद कबीर इतने हथियार देखकर वहां से डर के भाग जाएगा, मगर कबीर के पास अपना सरप्राइजिंग एलिमेंट था। लोगों का समूह यह सोचकर अवाक रह गया कि इंसान पहले ही सब तैयारी कर रहा था। वो अब भी वहीं खड़ा था, मानो वो खुद अपनी जान को दांव पर लगाना चाहता हो। गुंडों की भीड़ में से कुछ लोगों ने कहा, ये बच्चा पागल हो गया है क्या? ऐसा हो सकता है क्या कि उसका दिमाग खराब हो गया हो? वो अभी भी हॉल के बीच में खड़े होने की हिम्मत कैसे कर सकता है? बेकार है, ये हमें स्पष्ट रूप से उत्तेजित कर रहा है। जो भी हो, आज इस लड़के को सबक सिखाना है, वो भी ऐसे कि जिंदगी भर याद करे कि मास्टर जियो और उनके लोगों से उलझने का अंजाम क्या होता है। भाइयों चलो एक साथ हमला करते हैं। कबीर ने गुंडों से अपमान सुना और मुस्कुराया। उसने अपने दाहिने पैर के साथ एक कदम पीछे लिया, अपने बाएं पैर के साथ आधा झुका, अपना दाहिना हाथ उठाया और अपने बाएं हाथ को आगे बढ़ाया। ये एक मानक चाल थी मार्शल आर्ट्स की। अपनी पोजीशन लेने के बाद कबीर को अब किसी भी बात का इंतजार नहीं था। उसने माहौल को देखा और फिर अपने बाएं हाथ के छोटी उंगली का इस्तेमाल करके भीड़ की ओर इशारा किया। मूल रूप से कबीर एक गर्म खून वाला इंसान था। वो ये भी जानता था कि उसने जितनी लड़ाई अपने जीवन में लड़ी है, उतनी तो उसके सामने खड़े लोगों ने सांसें भी नहीं ली होंगी। मास्टर जियो के आदमी इस बात को जानते तो थे कि कबीर ने अभी अभी आर के जैसे इंसान को धूल चटाई थी, मगर फिर भी वो उसको कम आंक रहे थे। हॉल में एक तरफ खड़ा था कबीर, जो निहत्था था। वहीं हॉल के दूसरी तरफ थे मास्टर जियो के आदमी, जिनके पास बहुत तरह के हथियार थे। अभी कबीर के दिमाग में यह बात चल रही थी कि मास्टर जियो ने गन का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। मास्टर जियो जिस तरह का आदमी था, उसके लिए गन का इस्तेमाल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। कबीर अभी यही सब सोच ही रहा था कि तभी उसको मास्टर जियो की आवाज सुनाई थी। तुम लोग इंतजार किसका कर रहे हो? जाओ आगे बढ़ो और सबक सिखाओ उस लड़के को, जाओ। मास्टर जियो के इतना कहने की ही देर थी कि आदमियों का एक छोटा सा समूह उसकी तरफ दौड़ गया। कबीर मन में मुस्कुराया और खुद के पैर को फर्श पर थोड़ा सा रगड़ते हुए खुद को मेंटली तैयार कर लिया। मुकाबला बहुत अच्छा होने वाला था। एक तरफ नंगे हाथ कबीर था, जबकि दूसरी तरफ बड़ी संख्या में गैंगस्टर थे जिनके हाथों में हथियार थे। गुंडों के आगे बढ़ते ही हॉल का माहौल बहुत नाटकीय ढंग से बदल गया। शांत पड़े हॉल में अब शोर और कोहराम की बिजली चमक रही थी। पीछे हटने के बजाय कबीर आगे बढ़ा और तोप के गोले की तरह एक पंच किया। इस पंच से वो आदमी जो सबसे ज्यादा चिल्ला रहा था, अपने लोगों के समूह के सामने उड़कर गिर गया। साथ ही उसके पीछे चल रहे दर्जन भर लोग भी जमीन पर गिर पड़े। एक ही पंच में कबीर ने लड़ाई का माहौल बदल दिया था। वो मन ही मन सोचता है कि मुझे अब बॉलीवुड या हॉलीवुड में फाइट डायरेक्शन का काम करना चाहिए। कबीर की सोच बता रही थी कि वो अपने काम में किस हद तक माहिर था। हालांकि मास्टर जियो के आदमियों को कबीर ने अभी सिर्फ रोका था, उनको मारा नहीं था। पंच
के वार से वो लोग सिर्फ हल्के से घायल हुए थे। उनमें अभी भी बहुत ज्यादा ताकत और गुरूर था। कुछ लोगों को नीचे गिरा देख मास्टर जियो ने तुरंत और भी उग्र आभा के साथ चिल्लाया, एक साथ हमला करो। लोगों के समूह ने खुद को संभालते हुए अपने हथियार फिर से उठा लिए। इस बार लोगों ने हमला करने का तरीका थोड़ा बदल दिया था। खुद आगे जाने की जगह इस बार लोगों ने अपने हथियार को कबीर पे फेंकने का सोचा, क्योंकि हॉल की जगह थी और यहाँ छिपने की जगह कम थी, तो ये एक अच्छी चाल हो सकती थी। देखते ही देखते कुछ लोगों ने अपने स्टील पाइप और चाकू कबीर की तरफ फेंक दिए। ये सब कबीर के डिफेंस को खराब करने के लिए किया गया था। किसने सोचा होगा कि कबीर की गति पहले ही सबकी सोच को पार कर चुकी थी। इससे पहले कि किसी को कुछ समझ आता, कबीर ने एक स्टील पाइप को बाहर जाने से पहले ही पकड़ लिया। अब उसके पास भी हथियार था। बिना देर किए वो फर्श पे घुटनों के बल फिसलता हुआ आगे बढ़ गया। अपने दाहिने हाथ से छड़ी को पकड़े हुए और अपने बाएं हाथ से मुक्का मारते हुए उसने उस बदनसीब कमीने को हवा में गिरा दिया। उस व्यक्ति ने कबीर को अपने लोगों के साथ मिलकर बहुत सारी गालियां दी थी। साथ में इस आदमी ने कबीर के मुंह पे थूका भी था। कबीर जो अपने हाथ में एक स्टील पाइप पकड़े हुए था, एक बाघ की तरह था जो भेड़ों के झुंड में घुस गया था। उसके हाथ में लगे स्टील पाइप में आंखें थी। न केवल ये हर बदमाश के हमले को रोक सकती थी, बल्कि आंखें भी लग रही थी। स्टील पाइप से कबीर बहुत अच्छा लड़ रहा था। दूर से देखने वाले को यह लग सकता था कि स्टील पाइप कबीर के शरीर का ही कोई हिस्सा हो। इन सब के बीच अचानक कबीर के दाएं कंधे पे एक स्टील रॉड लग गई। वो दर्द से तड़प के झटके से रुक गया और खुद को उस भीड़ से अलग कर लिया। इतने वार करने के बाद कबीर को पहली बार चोट आई थी। घायल कबीर पासा पलट पाएगा या नहीं, जानने के लिए सुनते रहिए डॉन नंबर 1। सिर्फ आरके को घायल करने के बाद कबीर पर मास्टर जियो का गुस्सा बहुत ज्यादा हो गया था। कबीर ने उनके साथ भी कुछ बुरा सलूक किया था। आगे चल के कबीर को सबक सिखाने के लिए मास्टर जियो ने कबीर पर हथियारों से हमला करवाया। कमाल की बात यह थी कि पास में गन होते हुए भी मास्टर जियो ने कबीर पे गन का इस्तेमाल नहीं किया था। खैर, मास्टर जियो के आदमी नहीं जानते थे कि कबीर किस लेवल का ट्रेंड प्रोफेशनल है। वो उसको आम इंसान समझ के उस पर हमला करते हैं, मगर जवाबी कार्रवाई में कबीर उनको मात दे देता है। आखिर में कबीर उन गुंडों के बीच पहुंच गया था। भीड़ के साथ लड़ते लड़ते कबीर को चोट लग गई। कबीर कुछ पल के लिए रुका, फिर खुद को उस भीड़ से दूर किया। कबीर को दर्द में देख के वहां खड़े सभी लोगों को खुशी हुई। सबको लग रहा था कि शायद अब वो कबीर पे कंट्रोल पा सकते हैं। हालांकि कबीर ने उन लोगों को बहुत ज्यादा पीट दिया था, मगर अभी तो वे लोग अपनी छोटी सी कामयाबी का जश्न मना रहे थे। वही मास्टर जियो दूर खड़ा चुपचाप कबीर को लड़ते हुए देख रहा था। उसके चेहरे से ये पता लगा पाना मुश्किल था कि उसके दिमाग में अभी क्या चल रहा है। कबीर ने मार खाने के बाद सामने पड़ी स्टील पाइप पे अपना थोड़ा सा गुस्सा निकाल लिया। वो खुद से डिसअपॉइंटेड था। उसके हिसाब से उसकी ट्रेनिंग ऐसी नहीं थी कि ऐसे बेकार के गुंडों के साथ वो पूरा दिन बिना मार खाए लड़ सकता था, मगर अभी उसको चोट लग गई थी। उसने आखिर में अपना सर को धीरे से मारा और खुद से बोला, यार कबीर, तुम्हें अपने ट्रेनिंग के टाइम को सीरियस लेना स्टार्ट करना होगा, नहीं तो ऐसे ही बेकार के लोग तुम्हारा काम तमाम कर देंगे। इसके बाद वो आगे बढ़कर उन लोगों पे फिर से हमला करने लगा। कबीर को आगे आता देख इस बार एक गुंडे ने उसके पैरों पर वार किया। कबीर ने उसकी चाल को पहले ही भांप लिया था। उसने खुद को हवा में उछाला और उस गुंडे के माथे पर जोर से वार किया। चोट लगने के साथ ही वो इंसान जमीन पे गिर पड़ा। कबीर ने भी अब खुद को दूसरे इंसान के लिए तैयार कर लिया था। कुछ देर की लड़ाई के बाद कबीर ने अपना प्लान बदल लिया। अब लगभग हर बार जब कबीर कोई कदम उठाता तो उनमें से एक गुंडा अपनी लड़ने की क्षमता खो देता। मतलब वो उनको इस तरह मारता कि वो इंसान फिर लड़ाई करने की हालत में नहीं बचता था। देखते ही देखते कबीर ने सबको जमीन पे सुला दिया था। उसकी बड़ी ताकत और सटीक हमले के तहत कोई भी उसका सामना नहीं कर पा रहा था। कबीर ने जैसी हालत गुंडों की बना दी थी, उससे साफ पता चल रहा था कि लड़ाई की शुरुआत में कबीर उन लोगों के साथ खेल रहा था। उसका असली दांव अब आया था। उसने पूरा मैदान खाली कर दिया था। अब जो कुछ बचा था वो था जमीन पर गिरे लोग और उनके दर्द में रोने की आवाज। मास्टर जियो की हालत अब पतली हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे इस दानव को रोके। उसके सारे आदमी उसकी आंखों के आगे मार खाकर जमीन पे गिरे हुए थे। हर तरफ बस दर्द का मातम था। साथ ही मास्टर जियो को आज पता लगा था कि उसके सिक्योरिटी टीम में कितना बड़ा लूप होल है। अगर सच में आज कबीर चाहता तो मास्टर जियो को आराम से मार सकता था। फिलहाल तो कंडीशन ऐसी थी कि कौन किसको आजमा रहा है
ये जान पाना मुश्किल था। मास्टर जियो ने कबीर के लिए जो भी जाल बिछाया था वो तो अभी के लिए काफी नहीं था। वो बस कबीर को देखते जा रहा था। तभी मास्टर जियो का ध्यान एक आवाज की तरफ गया। मैंने सुना है कि कोई यहाँ अपनी मौत की उम्मीद से आया है। ये बाहर से आ रही एक कर्कश आवाज थी। आवाज को सुनते ही मास्टर जियो की आंखें, जो मूल रूप से कांप रही थी, जल उठी और उनकी आत्मा तुरंत भर गई। अचानक से गजब का कॉन्फिडेंस मास्टर जियो के चेहरे पर आ गया। वो अपने मन में मुस्कुराया और बोला, पारस, आखिर में आ ही गया। कबीर भी इस आवाज से चौंक गया था। उसने सामने गिरे आदमियों से ध्यान हटाते हुए पीछे मुड़कर देखा। उसके पीछे एक 6 फुट का आदमी खड़ा था। उसका पूरा शरीर लोहे जैसा लग रहा था और उसके दाहिने हाथ पे नरसिम्हा का टैटू बना था। कबीर उसको देख समझ गया था कि मास्टर जियो का बहुत खास आदमी है। साथ में यह आदमी देखने से भी बहुत ज्यादा पेचीदा लग रहा था। ये तो साफ था कि यह आदमी किसी भी कीमत पे कबीर की जान लेने आया था, मगर सवाल ये था कि आदमी अभी अचानक कहां से आ गया। पारस के चेहरे पर एक स्पष्ट हत्या का इरादा था। कबीर अभी पारस को देख ही रहा था कि तभी उसके पीछे से मास्टर जियो की आवाज आई, जब से आप आए हैं मुझे राहत मिली है। बच्चे, मैं आपको बता दूं, इससे पहले कि आप पिट जाएं, घुटने टेकें और अपनी गलती स्वीकार करें। अगर आप इसे आसान लेते हैं तो आपको जीने दिया जा सकता है, नहीं तो आप आज इस दरवाजे से बाहर निकलना भूल सकते हैं। मास्टर जियो की आवाज में डर की जगह अहंकार आ गया था। मास्टर जियो की बात सुनकर पारस हंसने लगा। वो हॉल में एक कोने में खड़ा था। हंसते हुए उसने बोला, मैं कहता हूं मास्टर, आप जैसे लोगों को इस पिद्दी जैसे आदमी पे वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। छोटे लोमड़ी को अगर शेर की इज्जत मिले तो एक दिन वो शेर भी बन सकता है, और इतने छोटे बच्चे के लिए इतने सारे लोगों को इकट्ठा करना ठीक नहीं है। तुम शायद इसे कम आंक रहे हो मेरे भाई, मास्टर जियो ने अपनी सिगरेट जलाते हुए कहा। लेकिन ऐसा लगता है कि इस आदमी के पास अभी भी कुछ सामान है। पहले एक तरफ खड़े हो जाओ और देखो कि तुम्हारे लिए इस आदमी की देखभाल कैसे करता है, पारस ने बोला। पारस ने अपने एक इशारे से अपने आदमियों को फैला दिया। अब कबीर पारस के आदमियों से घिर गया था। उसका वहां से निकलने का सारा रास्ता बंद हो गया था। लोगों का यह समूह स्पष्ट रूप से पिछले समूह की तुलना में अधिक खतरनाक लग रहा था। हालांकि वे सभी नंगे हाथ थे, मगर कबीर इन लोगों की आंखों में अपनी हत्या के इरादे को महसूस कर सकता था। चलिए चलते हैं और इसे जल्दी से खत्म करते हैं। लोगों की भीड़ में से आवाज आई। कबीर फिर से सावधान हो गया। वो समझ गया था कि अब लोगों का समूह उस पर टूटने वाला है। कबीर वैसे तो सावधान था, मगर अपने दुश्मन को कम नहीं आंक सकता था। आखिर में उस पर हमला हुआ। 4 लोगों ने पकड़कर गिराने की कोशिश की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। करीब 20 पंच और कुछ किक की बदौलत कबीर ने सबको खुद से दूर फेंक दिया। उसके बाद कबीर ने सोचा कि इस लड़ाई को जल्दी खत्म करना होगा, क्योंकि आगे उसके लिए कैसे खतरे हैं वो नहीं जानता था। कबीर की आंखों में दिलचस्पी का एक निशान चमक उठा। उसकी नजर सामने पड़े स्टील पाइप पे गई। यही तो वो चीज है जो उसे इस वक्त चाहिए थी। मौका पाते ही उसने उस पाइप को उठा लिया और अपने हाथ में स्टील का पाइप लहराया, जिससे उसके सामने वाले लोग जल्दी से पीछे हट गए। हालांकि पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। कबीर ने अपने माथे को स्टील पाइप से थपथपाया। ये उसका इशारा था कि अब उसका अगला वार सबकी खोपड़ी पे होने वाला है। वो फिर एक शेर की तरह आगे बढ़ा और सामने खड़े सभी लोगों को मारना शुरू कर दिया। एक बार स्टील पाइप से चोट खाने के बाद किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो दोबारा उठ के कबीर का सामना कर सके। कबीर ने सबको मारने के बाद अब पारस की तरफ नजर घुमाई, जो अपनी बाहों को क्रॉस किए हुए कबीर का फाइटिंग शो देख रहा था। फिर जैसे ही उसकी नजर कबीर से टकराई, उसने बोला, बुरा नहीं है, तुम्हारे पास कुछ हुनर है, मगर ये शायद काफी भी नहीं है। कबीर मुस्कुराया और फिर उसने पारस को अपने पास आने का इशारा किया। पारस कबीर के इशारे को समझ गया और आगे बढ़ते हुए अपने हाथों को स्ट्रेच किया। शायद वो खुद को लड़ाई के लिए तैयार कर रहा था। अब पारस भी लड़ाई के मैदान में आ चुका था। उसने आते ही कबीर पे 2-3 पंच का इस्तेमाल किया। कबीर ने उसको डॉस कर दिया। दोनों फाइटर एक दूसरे को अभी आंक रहे थे। घूमते हुए फिर कबीर ने अचानक से पारस को एक किक मारी। किक से पारस को कोई दिक्कत नहीं हुई। कबीर ने भी जो कुछ सोचा था पारस के बारे में, उससे ज्यादा ताकतवर लग रहा था। अचानक से पारस ने अपना सर घुमाया और खुद को सीधा खड़ा कर लिया। अब वो अपने हुनर का प्रदर्शन करने वाला था। देखते ही देखते उसने कबीर पर ट्रिपल किक का इस्तेमाल किया। इस तकनीक में लड़ने वाला हवा में जाकर सामने वाले को एक साथ 3 किक मारता है, बिना जमीन पे आए। कबीर ने कभी सोचा भी नहीं था कि पारस इस कदर भी कुछ कर सकता है। पारस का तीर निशाने पर लगा था और कबीर को काफी चोट आई थी। वो अभी खड़ा भी नहीं हुआ था कि तभी पारस ने उस पर फिर से साइड किक का इस्तेमाल किया। इस साइड किक से कबीर बुरी तरह से उड़कर हॉल के दीवार से टकरा गया।
कबीर को मार खाता देख मास्टर जियो को सुकून मिल रहा था। उधर कबीर ने इस बार उठने से पहले खुद को अटैक करने के लिए तैयार कर लिया था। इस दफा जैसे ही पारस उसके पास आया हमला करने को, कबीर ने उसके हाथ को पकड़कर उसको किमूरा लॉक में डाल दिया। इस मुंह से पारस की चीख निकल गई, मगर अभी उसको हराने के लिए इतना काफी नहीं था। बाद में पारस ने एक बचे हुए हाथ से कबीर के आंख पे हमला किया और खुद को उस लॉक से छुड़ा लिया। लॉक से अलग होने के बाद अब कबीर और पारस दोनों ही घायल हो चुके थे। जहां पारस के हाथ पे चोट आई थी, वहीं कबीर की पीठ पे बहुत चोट आई थी। दोनों घायल शेर अब एक दूसरे के सामने अपनी शाख बचाने को लड़ रहे थे। थोड़ा खुद को संभालने के बाद दोनों फिर हॉल के बीच में आकर मारपीट करने लगे। कभी कबीर उसको पंच मारता तो कभी पारस अपने लड़ने की कला को दिखाता। लड़ाई का अंजाम नहीं निकल पा रहा था। पारस की स्पीड बहुत ज्यादा थी, उसकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई थी। अब कबीर भी इस बात को समझते हुए पारस से क्लोज बैटल करने की योजना बनाता है। जिसकी स्पीड बहुत अच्छी हो उसके पास से लड़ना अच्छा होता है। कबीर का ये प्लान काम कर गया। उसने अब पारस को एक हाथ से पकड़ लिया और दूसरी ओर से उसके रिब्स पे नी से हमला करने लगा। अब पारस की हालत खराब हो रही थी। नजदीक से पीटने के बाद पारस ने भी खुद को जैसे तैसे कबीर से अलग किया। पारस जैसे ही दूर गया, उसने बिना वक्त बर्बाद किए कबीर पे फिर से ट्रिपल किक से हमला किया। पहले की तरह इस बार भी कबीर ने उस मार को खुद पे बर्दाश्त कर लिया। कबीर समझ गया कि पारस की ताकत है उसकी स्पीड और उसके पैर। दूर खड़े मास्टर जियो ने भी खुद पे प्राउड फील किया कि उसका भाई इतना अच्छा लड़ रहा है। अभी जो लड़ाई की पोजीशन थी उसमें पारस ही आगे चल रहा था, मगर जल्दबाजी में कुछ भी कहना बहुत ज्यादा मुश्किल था कि कौन जीतेगा इन दो मास्टर्स के बीच में। इधर अब पारस ने कबीर पे राउंड हाउस किक का इस्तेमाल किया। इस किक को कबीर ने टॉस कर दिया। पारस का किक सीधे एक कीमती स्कल्पचर से टकराया, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। पारस के लगातार हमले से कबीर अब परेशान हो गया था। आखिर में उसने अपना जी फोर्स का उसे किया और पारस को खुद से दूर कर दिया। उसने कुछ समय लिया कि इस पारस को कैसे हराया जा सकता है। अब तक की लड़ाई में पारस कबीर पे भारी पड़ रहा था। कबीर ने अब तक पारस को जीतने क्यों दिया, जबकि वो आसानी से पारस पे भारी पड़ सकता था। जानने के लिए सुनते रहिए डॉन नंबर 1, सिर्फ पॉकेट FM ऐप। मास्टर जियो के आदमियों को हराने के बाद कबीर अब कॉन्फिडेंट में तो था, मगर अब उसके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा था। इस चैलेंज का नाम था पारस। अचानक लड़ते लड़ते कबीर को अब लग रहा था कि उसकी ट्रेनिंग कम पड़ रही है। पारस लगातार उसको पिट ही नहीं रहा था, मगर उसका अग्रेशन भी कबीर पर बहुत भारी पड़ रहा था। लड़ाई भले ही लोग अपनी ताकत के बल पर लड़ते हैं, मगर उसका फैसला हमेशा विल पावर पर ही होता है। कबीर ने पारस को घायल तो कर दिया था, पर वो हर तरह से कबीर पर भारी पड़ रहा था। पारस मास्टर जियो का बहुत खास भाई था। लंबी लड़ाई हो रही थी। कबीर जानता था कि अगर लड़ाई बहुत ज्यादा लंबी हो गई तो उसका हारना पक्का हो जाएगा। उसने तुरंत प्लान बनाया कि वो पारस के करीब जाकर लड़ेगा और पहले उसको थकाने की कोशिश करेगा। अगर कबीर अभी उसको स्टैमिना में बीट कर लेगा तो उसका जीतना तय हो जाएगा। अपने पालन के मुताबिक कबीर ने धीरे धीरे पारस के दिमाग पे कब्जा करना शुरू कर दिया। यानी अब वो उसके पास जाकर लड़ रहा था। पहले तो नहीं, मगर बाद में अब पारस थक रहा था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ताकत से कबीर पर हमला कर रहा था। उसकी हालत अब खराब लग रही थी। उसका ब्रीथिंग पैटर्न देख के कबीर अब समझ गया था कि उसका गोल्डन चांस आने वाला है। कबीर अपने प्लान में सफल होता दिख रहा था। वो लगातार कोशिश कर रहा था कि पारस उस पर हमला करता रहे। 2-3 किक और पंच के साथ कबीर ने पारस को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया था। पारस हमला तो कर रहा था, मगर उसकी सांसें उखड़ रही थी। आखिर में सही मौका देख के कबीर ने अपनी पूरी ताकत के साथ पारस को साइड किक मारा। जैसे ही पारस को किक लगा, कबीर समझ गया कि उसका काम हो गया है। मारने वाले को पता लग जाता है कि उसने क्या किया है। देखते ही देखते पारस अपनी जगह से उड़कर अपने पीछे वाली डोर ग्लास से आर पार हो गया। देखने वालों को लगा जैसे अब शायद वो कभी भी उठ नहीं पाएगा। जिस तरह कबीर उसको देख रहा था, उसी तरह मास्टर जियो भी उसको देख रहे थे। दोनों के ही चेहरे पे टेंशन था। कांच टूटने की आवाज वैसे तो बहुत जोर की थी, मगर उससे ज्यादा इस वक्त जो वहां खामोशी छाई थी वो परेशान करने वाली थी। पारस अभी भी जमीन पे गिरा हुआ था। उसके शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही थी। कबीर अब और इंतजार नहीं कर सकता था।
उसने अपने आप को पारस की तरफ जाने से रोक नहीं पाया। वो जैसे ही उसके पास पहुंचा उसने देखा कि पारस अभी जिंदा था, मगर शायद से बेहोश हो गया था। कबीर समझ गया था कि उसकी जीत हो गई है। पारस अब लड़ने लायक नहीं बचा था। इस तथ्य को अलग रखते हुए कि वो एक मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर था, पारस वास्तव में दूसरों से अलग था। कबीर के दिल में पारस के लिए इज्जत थी। आखिर बहुत दिनों बाद किसी ने कबीर को उसके लेवल पर टक्कर दी थी। दूसरी तरफ मास्टर जियो का दिल अब दुख में डूब गया था। वो जानता था कि पारस के साथ में उसकी भी हार हुई है। उसने धीरे से अपने गर्दन नीचे की और अपनी बेजबान हार को स्वीकार कर लिया। उसकी बुझी हुई सिगरेट और बंद मुट्ठी से ये साफ जाहिर था कि अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। मास्टर जियो ने मुश्किल से एक और लार निगल ली। ये उसके अधीन लोगों का सबसे शक्तिशाली समूह था, मगर अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करके भी वो कबीर को नहीं हरा पाया। तो क्या ही वो कर सकता था। अपने बोझिल कदमों के साथ मास्टर जियो आगे कबीर के पास पहुंच गया था। कबीर अभी भी पारस के पास बैठा हुआ था। कौन जानता था कि क्या होने वाला है। मास्टर जियो को इस बात का डर था कि कबीर मौका पाकर उस पर भी हमला कर सकता है, मगर कबीर का इरादा ऐसा नहीं था। वो मास्टर को अब परेशान नहीं करना चाहता था। आखिर उसके भी तो कुछ उसूल थे जिनको कबीर बहुत सीरियस होकर फॉलो करता था। खैर, उसके हाव भाव से भी कुछ नहीं था कि मास्टर जियो पे वो हमला करे। अपने आदमियों की हालत पे मास्टर जियो को तरस आ रहा था। वो नहीं सोच सकता था कि कोई एक आदमी उसके घर में आकर उसके सामने उसके आदमियों को ऐसा मार सकता है। अचानक उसका ध्यान अपने भाई पे गया। उसका भाई अभी भी जमीन पे गिरा हुआ था। उसने जैसे ही उसकी तरफ कदम बढ़ाया, कबीर ने उसको रोक के हाथ से बताया कि पारस अभी जिंदा है। मास्टर जियो के चेहरे पर अचानक एक संतोष का भाव आ गया। कबीर झट से उठा और मास्टर जियो के एकदम पास आकर खड़ा हो गया। वो जानता था कि ये सबसे अच्छा मौका है इस इंसान से बात करने का। जब इंसान कमजोर हो और डरा हुआ हो, उस वक्त वो आसानी से हार मान लेता है। कबीर अभी कुछ और बोल पाता कि तभी वहां कुछ गुंडे भी आ गए, जिनको बहुत पहले मास्टर जियो ने बुलाया था। वैसे तो मास्टर जियो ने उनको खुद बुलाया था, मगर अभी उसने आगे बढ़कर उनको रोक दिया। मास्टर जियो की यह हरकत कबीर को भी अजीब लगी। उसने मास्टर जियो से कुछ ऐसे की उम्मीद नहीं की थी। कबीर को लगा था कि अपने आदमियों को आता देख मास्टर जियो उनको हमला करने का आदेश देगा, मगर यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही थी। उसने खुद आगे बढ़ के बीच बचाव किया था। बाद में जैसे ही मास्टर जियो ने कबीर की तरफ अपना रुख किया, तो कबीर वहां से हटकर ऑफिस के अंदर आ गया। ये उसका इशारा था कि वो बात करना चाहता था। मास्टर जियो ने भी अपना कदम ऑफिस की तरफ कर लिया। ऑफिस के अंदर बहुत ज्यादा खामोशी थी। मास्टर जियो बड़ी मुश्किल से मुस्कुराया और बोला, मिस्टर कबीर, आप। इतना बोलकर वो रुक गया। मास्टर जियो वैसे तो बहुत कुछ बोलना चाहता था, मगर बोल कुछ नहीं पा रहा था। कहीं न कहीं कबीर भी उसकी हालत समझता था। हालत देखते हुए कबीर ने आगे बढ़कर मास्टर जियो को पानी ऑफर किया। अपने सामने पानी का ग्लास देख मास्टर जियो चौंक गया। कबीर ने उसको गुस्से से देखते हुए बोला, आप जो कहना चाहते हैं कह सकते हैं, बस मुझे सच सुनना है और कुछ नहीं। और मास्टर जियो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो यकीन करिए मैं कभी दूसरा मौका नहीं देता हूं। मास्टर जियो ने 2 घूंट पानी पिया और गला साफ करते हुए बोला, धिक्कार है मुझ पर। यहाँ परेशानी पैदा करने की हिम्मत करने के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। कबीर ने भ्रमित मास्टर जियो को देखते हुए तुरंत पूछा, मुझे उम्मीद है कि अब आप शायद डर को जान गए होंगे। क्या आपने अभी अभी मुझे धमकाने के लिए अपने सारस्वत परिवार का इस्तेमाल नहीं किया? मास्टर जियो ने डरते हुए कहा, नहीं, मेरी हिम्मत नहीं है। कबीर से मास्टर जियो पूरी तरह से डर गया था। वो जानता था कि उसकी एक भी गलती उसको मौत के मुंह में ले जा सकती है। आप तो बॉस है मास्टर जियो, मेरे ख्याल से आपको और लोगों को बुलाना चाहिए था, कबीर ने बोला। वो शायद मास्टर जियो को उकसाने की कोशिश कर रहा था। इस बार वो मास्टर को आजमा रहा था कि क्या सच में मास्टर जियो बदल चुका है या अभी भी उसके दिमाग में कोई हलचल चल रही है। इससे पहले कि वो कुछ और बोलता कि तभी अभी उसने मास्टर जियो का रोता हुआ चेहरा देखा। मास्टर जियो फूट फूट कर रोते हुए बोला, तुम एक बिग शॉट हो, बस मुझे इंसान की तरह जाने दो और माफ कर दो। इस बार कबीर और भी ज्यादा चौंक गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि शहर के कुछ खतरनाक आदमियों में से एक अभी उसके सामने रो रहा था। ये वाकई में कबीर के लिए बहुत अलग था। उसने अक्सर आंसुओं से ज्यादा खून देखा था। अभी ऑफिस में यही सब चल रहा था कि तभी वहां मास्टर जियो के कुछ लोग फिर आ गए।
अपने बॉस को रोता हुआ देख वो इस बात को समझ सकते थे कि कबीर ही इन सब का कारण। अपने आदमियों को ऑफिस में खड़ा देख मास्टर जियो ने भी खुद को संभाल लिया। फिर जल्दी से वो अपनी कुर्सी से उठा और अपने आदमियों को हाथ दिखाते हुए बोला, मास्टर कबीर, मेरे स्पेशल गेस्ट हैं, आपको आने के लिए किसने कहा? मास्टर जियो की बात सुनकर उनके आदमियों ने अजीब सा चेहरा बना लिया। फिर उनमें से एक आदमी ने अपने नेता की तरफ हाथ लहराते हुए पूछा, बॉस, क्या आपने इस आदमी की बात नहीं कही थी जो यहाँ ऑफिस में बिग बॉस मास्टर जियो को मारने आया था? आपने ये भी कहा था कि इस आदमी को जान से मारना है, किसी भी कीमत पर। उस लड़के की तरह वहां खड़े सभी लोग परेशान थे, क्योंकि उनको बताया कुछ गया था और यहाँ वो कुछ और रहा था। यहाँ तो मास्टर जियो खुद से सबको रोक रहे थे। उस लड़के की बात सुनकर मास्टर जियो का चेहरा लाल हो गया और उनकी आंखों में घबराहट के भाव आ गए। मुड़ने से पहले उसने एक पल के लिए कबीर को देखा। अब फिर वो अपनी नुकीली आंखों से घूर कर देखते हुए चिल्लाया, तुम सब वहां किस लिए खड़े हो? ये मिस्टर कबीर है। मिस्टर कबीर को हेलो कहो और निकलो यहाँ से तुरंत। फिर जाओ, जाकर नीचे घायल आदमियों की मदद करो। अपने आदमियों को डांटने के बाद मास्टर जियो अब सीधा कबीर की तरफ मुड़ा और बोला, मिस्टर कबीर, मुझे बहुत खेद है। मास्टर जियो कबीर से माफी मांगने के लिए वापस गया। उसने कबीर की अभिव्यक्ति पर ध्यान दिया और फिर अपने आदमी को बुलाकर चाय का ऑर्डर दिया। उसके ऐसा करने का कारण किसी को समझ नहीं आ रहा था, मगर उससे वहां ये सवाल करने की हिम्मत भी किसी की नहीं थी। कबीर की ताकत पहले से ही मास्टर जियो की आत्मा में गहराई से अंकित हो चुकी थी। वो जरा सा भी कबीर का विरोध नहीं कर सकता था। दूसरी तरफ खड़े छोटा नेता को ऐसा लग रहा था जैसे कोई शेर किसी बकरी को पानी पिला रहा। आखिर वो सब इतनी बड़ी तादाद में वहां पर थे। मास्टर जियो के एक इशारे पर वो इस कबीर को सबक सिखा सकते थे, मगर आज उनका लीडर ही कुछ अलग तरह से बिहेव कर रहा था। आखिर वो भी सोच में पड़ गया कि ये बड़ा शॉट कहां से आया। क्या वजह थी कि मास्टर जियो जैसे इंसान ने उसके सामने घुटने टेक दिए थे? कबीर अब मास्टर जियो के रवैये से काफी संतुष्ट था। वो देख पा रहा था कि अभी के लिए मास्टर जियो का बिहेवियर बहुत अच्छा हो गया था। क्योंकि उसने अपनी गलती स्वीकार करने के लिए पहले ही अपना सिर नीचे कर लिया था, इसलिए उसे एक ही बार से मारने की कोई जरूरत नहीं थी। कबीर अब रिलैक्स हो सकता था। आखिर में कबीर ने हल्की मुस्कुराहट के साथ मास्टर जियो से कहा, ठीक है मास्टर, क्योंकि और कुछ नहीं है, मैं जा रहा। मास्टर जियो ने कबीर की तरफ हड़बड़ी की। मिस्टर कबीर, थोड़ा रुकिए, आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, कम से कम अब मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका दें। कबीर को उसकी बात सुनकर कुछ शक हुआ। उसका पहला विचार था कि क्या तुम मुझसे बाद में निपटने की तैयारी कर रहे? जब उसने मास्टर जियो की त्रिकोणीय आंखों में सावधानी देखी तो वो हंसा और बोला, नहीं मास्टर जियो, मुझे अभी भी कुछ करना है, मैं अब आपको परेशान नहीं करूंगा। कबीर इतना निश्चिंत इसलिए भी था क्योंकि वो जानता था कि मास्टर जियो के घर पर अभी भी कार्तिकेय और उसके आदमियों का पहरा था। मास्टर की कोई भी हरकत कबीर को पता चल जाती। मास्टर जियो ने कबीर की बात का जवाब देते हुए कहा, मिस्टर कबीर, ये मेरे लिए एक झटका है। अगर मिस्टर कबीर को कोई आपत्ति नहीं है तो मैं चाहूंगा कि आप मुझे बस जियो कहकर बुलाएं। मास्टर जियो के शब्दों को सुनकर जो कमीने दूसरों की मदद करने में व्यस्त थे, उन्होंने अपने अपने भाइयों को जो अभी अभी खड़े हुए थे झटके से जमीन पर गिरा दिया। उनको अपने कानों पे भरोसा नहीं हो रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। आज शहर का राजा किसी से भीख मांग रहा था। मास्टर जियो कबीर के सामने धोखे का कौन सा नया पैतरा खेल रहा था। जानने के लिए सुनते रहिए डॉन नंबर 1 सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। लंबी होती लड़ाई ने कबीर को बहुत परेशान कर दिया था। पारस की ताकत तो उतनी नहीं थी, मगर उसकी तकनीक और स्पीड कबीर को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे। मास्टर जियो को भी लग रहा था कि पारस कबीर को हरा देगा, लेकिन दुनिया के बेस्ट असासीन को हराना आसान नहीं है। कबीर ने आखिर में हारी हुई बाजी को जीत में बदल लिया। पारस अपने सामने वाले दीवार से लगे शीशे को तोड़कर बाहर निकल गया। मास्टर जियो ने बहुत साल में अपना एक मुकाम बनाया था। शहर के लोगों पर काबू करना और वहां के सारे व्यापारिक गतिविधियों को खुद के हिसाब से चलाना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। ऐसा नहीं था कि मास्टर जियो को कभी हार का सामना नहीं करना पड़ा था, मगर आज जो हुआ था वो कभी नहीं हुआ था। अभी जो लड़ाई हुई थी वो किसी इलाके या व्यापार को लेकर नहीं हुई थी। कबीर को मास्टर जियो आजमा रहा था और इस आजमाइश की सजा उसे मिल गई थी। अगर कबीर चाहता तो वो मास्टर जियो के इलाके पे कब्जा कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया। उसका इरादा आज सिर्फ अपने परिवार को बचाना था। क्योंकि आज मास्टर जियो की हार हुई है तो अब वो सारस्वत परिवार से दूर ही रहेगा।
वैसे तो यह कबीर का सिर्फ शक था कि मास्टर जियो सारस्वत परिवार और उसकी पत्नी के जरिए उस पर दबाव बनाना चाहता था। अब जबकि काफी देर हो चुकी थी, मास्टर जियो का खास आदमी आरके भी होश में आ गया था। ये वही था जो अभी कबीर से सबसे पहले पिटा था। होश में आने के बाद वो खुद को संभालते हुए सीधा लड़ने को तैयार हो गया था, मगर उसे बाद में पता लगा कि यहाँ कबीर ने सबको मारकर मास्टर जियो को हरा दिया है। यहाँ तक कि मास्टर जियो का सबसे खास आदमी पारस भी हार गया था। आरके का चेहरा अब उतर गया था। वो अभी भी सोच में था कि मात्र एक आदमी ने मास्टर जियो के पूरे एम्पायर को कैसे हरा दिया। यही सब सोचते हुए वो ऑफिस में फिर से आया। उसके सामने मास्टर जियो एक चेक बनाने में बिजी थे। आरके उनसे कुछ बात करना चाहता था, मगर मास्टर जियो को काम में टोकने की हिम्मत उसकी नहीं हुई। उसने टोकने की जगह इंतजार करना बेहतर समझा। इंतजार करते हुए उसकी नजर गई पास में खड़े कबीर पर। कबीर को शायद मास्टर जियो ने ही रोका था। कबीर अपने कपड़े सही कर रहा था। लड़ाई के वक्त उसके कपड़े खराब हो गए थे। कबीर को देखकर आरके का खून खौल रहा था। उसका बस चलता तो वो कबीर को मार ही डालता। वो रुका हुआ था अपने बॉस के लिए। तभी आरके ने देखा कि मास्टर जियो अपने हाथ में एक कागज का टुकड़ा लेकर सीधे कबीर के पास गए। आरके नहीं जानता था कि उस पेपर में क्या लिखा था या वो किस चीज का पेपर था। बाद में मास्टर जियो ने मुस्कुराहट के साथ बोला, मिस्टर कबीर, ये रहे 20 लाख मेरी ओर से मुआवजे के रूप में। आप इसे स्वीकार कीजिए। ये मेरी न समझी का तोहफा है। मास्टर जियो ने ईमानदारी से बात की। आरके अवाक रह गया। मास्टर जियो का ऐसा चेहरा उसने कभी नहीं देखा था। कबीर ने अपना सिर हिलाया, इसे भूल जाओ क्योंकि तुम जानते हो कि तुम गलत हो। मास्टर जियो को डर था कि अगर कबीर ने पैसे नहीं लिए तो उसके पास भविष्य में खुद के लिए परेशानी खड़ी करने का कारण होगा। इसलिए उसने कबीर के सामने घुटने टेक दिए और बोला, मिस्टर कबीर, इस बार क्या हुआ मैं जानता हूं, मुझसे गलती हुई है। मेरे हिसाब से आपको 20 लाख स्वीकार करना चाहिए। आरके ने सदमे में अपने सामने के दृश्य को देखा। वो समझ नहीं पा रहा था कि मास्टर जियो कबीर के सामने इतनी अच्छी तरह से घुटने क्यों टेकेंगे। भले ही उन्होंने थोड़े समय के लिए ही कुछ लोगों को ऑफिस में मार गिराया था। ठीक है, मैं पैसे लूंगा। कबीर ने बेबसी से आह भरी और फिर बोला, क्या आप मुझे अभी जाने दे सकते हैं, है ना? मास्टर जियो ने जल्दी से कबीर की जांघ पर अपनी पकड़ ढीली कर दी। अब फाइनली कबीर वहां से निकल सकता था। शहर के दक्षिण की ओर टूटी सड़क पर चलते हुए कबीर थोड़ा परेशान लग रहा था। वो खुद को कोस रहा था। अभी अभी आने से ठीक पहले मास्टर जियो ने उसको अपनी कार ऑफर की थी, मगर अपनी नासमझी में उसने मना कर दिया। ये पूरी तरह से जर्जर सड़क थी। सार्वजनिक परिवहन के बारे में सोचने का भी कोई तरीका नहीं था। शहर का ये हिस्सा अपने आपराधिक कामों के लिए जाना जाता है। यहाँ आने से पहले कोई भी गाड़ी वाला कई बार सोचता है। हाँ, बहुत पहले यहाँ सब ठीक था, मगर मास्टर जियो और मनोज वालिया जैसे लोगों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। वो जानते थे कि अगर अपना बिजनेस बढ़ाना है तो लोकल पब्लिक को इस तरह से दूर रखना होगा। कबीर अपने आप में मस्त आगे बढ़ता जा रहा था। उसके कदम उसके उबाऊ सिटी का साथ दे रहे थे। तभी अचानक उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर रुक गई। उस आदमी ने ठीक ठाक कपड़े पहन रखे थे। छोटी सी झोपड़ी में वो एक छोटे से हथौड़े से कुछ उजागर स्टील की छड़ों पर चोट कर रहा था। उसे देख साफ लग रहा था कि वो कुछ तोड़ने की कोशिश कर रहा है। क्या ये कबीर नहीं जानता था? उस बूढ़े को देखते ही कबीर की आंखें दर्द से भर गई। हाँ, क्या पाप है। उस आदमी को देखने के लिए कबीर ने अपने कदमों को थोड़ा धीरे कर लिया था। अब उसके दिमाग में बहुत तरह के सवाल आने लगे और वो खुद से बात करने लगा। मुझे आश्चर्य है कि इस बूढ़े व्यक्ति के बच्चे कहाँ हैं। आजकल के बच्चे भी हद करते हैं। उनको जरा भी ख्याल नहीं कि ये आदमी कैसी इस उम्र में इतनी मेहनत का काम करेगा। क्योंकि कबीर के बचपन से ही कोई माता पिता नहीं थे, इसलिए उसके मन में अपने माता पिता के लिए ज्यादा भावनाएं नहीं थी। हालांकि काजल की अपने माता पिता के प्रति भावनाओं ने कबीर को महसूस कराया कि सभी बच्चे अपने माता पिता के बारे में क्या सोच सकते हैं। सारस्वत परिवार में आने के बाद कबीर ने इंसानी रिश्तों के बारे में बहुत कुछ सीखा था। ये भी कहना गलत नहीं था कि उसका हर रिश्ता अच्छा ही था, मगर गलत हो या सही हो, आखिर वो एक रिश्ता ही है। कबीर कुछ कदम चला और महसूस किया कि वहां कुछ गलत था। पहले जो शोर हो रहा था, यानी कि हथौड़े की कंक्रीट से टकराने की आवाज जो आ रही थी, वो अब नहीं आ रही थी। कबीर ने वहां गौर से देखा। ऐसा लग रहा था कि बूढ़ा दीवार के सहारे टिका हुआ है और लोहे की छड़ें साफ कर रहा है। वो अपने मन में सोचता है, ये सही नहीं है। इतने
इतना सोचने के साथ ही कबीर बूढ़े आदमी की तरफ दौड़ पड़ा। वो नहीं चाहता था कि उस आदमी को कुछ भी हो, वो भी उसके नजरों के सामने। बूढ़ा धीरे धीरे टूटी हुई दीवार से सरक गया। जिस क्षण वो करीब आया, कबीर को पता था कि ये बूढ़ा व्यक्ति निश्चित रूप से कोई नहीं था जो अपने परिवार को सब्सिडी देने के लिए बेकार स्टील बार लेने आया था। थोड़े और पास आने पर कबीर ने देखा उस आदमी के कपड़े वैसे तो अच्छे थे, मगर अब वो खराब हो गए थे। उसके पैर में बहुत अच्छे जूते थे और सबसे अलग बात, उसके हाथ में बहुत सुंदर सा कंगन था। यानी अब सच में ये समझ आ रहा था कि ये आदमी कोई सड़क किनारे काम करने वाला मजदूर नहीं है, बल्कि किसी अच्छे घर का आदमी है। उसके शरीर का हर अंग बता रहा था कि बूढ़ा या तो अमीर था या कुलीन। हालांकि कबीर ने इन सब की परवाह नहीं की। जब उसने इधर उधर देखा तो आसपास कोई नहीं था। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो उसकी मदद कैसे करे। वो ये भी नहीं जानता था कि ये बूढ़ा यहाँ क्यों था। खैर, कबीर ने उस आदमी की जांच की। कबीर को ऐसा लग रहा था कि बूढ़े व्यक्ति के शरीर में चोटें छिपी हुई हैं, जो संयोग से इस समय फट गया, जिससे बूढ़ा व्यक्ति अचानक बेहोश हो गया था। बिना उसके शरीर को देखे कुछ भी कहना बहुत ज्यादा मुश्किल था। हाथ में उचित उपकरण के बिना कबीर केवल कुछ साधारण चीजें ही कर सकता था ताकि बूढ़े आदमी को मौत के मुंह से बचा सके। कबीर अभी इसी जांच में लगा था कि तभी उसको एक कर्कश आवाज आई। क्या कर रहे हो दादाजी? यह आवाज उसके दाहिने तरफ से आ रही थी। कबीर ने प्रतिक्रिया देते हुए ऊपर देखा और देखा कि एक 17-18 साल की लड़की उसकी ओर दौड़ रही है। वो इससे पहले कि कुछ समझ पाता कि तभी उसके सामने जींस में 2 लात आई और उसके चेहरे पर पड़ गई। कबीर अभी अपने घुटनों के बल बैठ गया। अपने ज्ञान से ये समझने की कोशिश कर रहा था कि उस बूढ़े आदमी को क्या हुआ है, लेकिन तभी उसे एक जोर की लात पड़ी। कबीर जो कर रहा था उसे जारी रखने से पहले केवल एक बार उस पर एक नजर डाली। कमीने, क्या तुमने सुना नहीं कि मैंने अभी क्या कहा? लंबी लड़की ने सीधे कबीर को लात मारी। कबीर खुद को असहाय महसूस कर रहा था और अपने हाथ का इस्तेमाल उसकी तरफ आने वाले लंबे पैर को रोकने के लिए कर रहा था। अपने गंदे हाथों को जाने दो। तुम मेरे दादाजी के साथ क्या कर रहे हो? क्या तुमने नहीं देखा कि मैं किसी को बचा रहा था? कबीर ने उदासीनता से कहा। कबीर का जवाब सुनकर लंबी लड़की का शरीर जो आगे बढ़ने वाला था अचानक रुक गया। उसने जमीन पर पड़े बूढ़े आदमी को देखने के लिए अपनी आंखें उठाई और आंखें बंद कर ली। मेरे दादाजी, क्या बात है? लड़की ने चिंतित होकर पूछा। अभी नहीं, कबीर ने अपना सिर उठाए बिना जवाब दिया और उसे बचाने की कोशिश की। पता नहीं, तो तुम क्या कर रहे हो? लड़की ने गुस्से से पूछा। जैसे ही वो बोला, वो लड़की फिर से हमला करने वाली थी। क्या तुमने इसके बारे में सोचा है? तुम्हारा दादाजी अभी भी मेरे हाथों में। कबीर ने अपना सिर उठाए बिना कहा, जैसे वो जानता था कि लड़की आगे क्या करने जा रही है। आप? लड़की ने कबीर की ओर इशारा किया और चिल्लाया। अगर मेरे दादाजी को कुछ होता है तो हमारे परिवार के गुस्से को बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहना। दरअसल ये लड़की दिव्या शहर के दक्षिणी हिस्से में इस जर्जर इमारत को देखने के लिए अपने दादा के साथ ही गई थी। कौन जानता था कि टॉयलेट के कारण ये स्थान जर्जर भवनों से भर गया है और यहाँ कोई ऑफिशियल टॉयलेट नहीं है। इस तरह वो बूढ़ा आदमी यहाँ आया और तबीयत खराब होने के कारण यहीं फंस गया। इसी घटना के बाद वो कबीर के हाथों में था, जिसे देख उस लड़की ने गलत समझ लिया। दिव्या, ठीक से बात करो, एक कमजोर लेकिन दृढ़ आवाज ने कहा। दादा, क्या आप ठीक है? लड़की ने खुशी से पुकारा। कबीर उठ खड़ा हुआ और बोला, ठीक है, चूंकि ये अब ठीक है तो मैं जा रहा हूँ। इसे पकड़ो मेरे दोस्त। कृपया मुझे अपना नाम बताएं ताकि मैं भविष्य में आपका एहसान चुका सकूं। बूढ़े ने बोला और फिर धीरे धीरे अपनी पोती का सहारा लेकर खड़ा हो गया। अपने दादा को इस तरह कार्य करते देख लड़की ने अनिच्छा से उन्हें धन्यवाद दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। कबीर ने लापरवाही से अपना हाथ हिलाया। कोई जरूरत नहीं है, हम संयोग से मिले हैं, आपको अपने आप को संभालना चाहिए। कबीर ने निश्चित कर लिया कि बूढ़ा अब ठीक है और जैसे ही उसने अपना कदम आगे बढ़ाया कि तभी उस बूढ़े आदमी ने टोक दिया। छोटे दोस्त, क्या तुम शहर लौट रहे हो? तुम चाहो तो मेरे साथ भी आ सकते हो, मुझे खुशी होगी। कबीर ने बूढ़े व्यक्ति को ये कहते हुए सुना कि उसके पास एक कार है, इसलिए उसने बहस नहीं की और वापस मुड़ गया। मुझे खुशी हुई। आपको कहाँ जाना है मुझे बता दीजिए। बाय द वे, मैं विनय पाठक और ये मेरी पोती दिव्या है, बूढ़े इंसान ने हंसते हुए कहा। विनय पाठक। कबीर ने आश्चर्य से उस बूढ़े व्यक्ति को देखा, जैसे वो कुछ याद करने की कोशिश कर रहा। आखिर कौन था ये विनय पाठक? क्यों लगा कबीर को ये नाम जाना पहचाना? इतनी खतरनाक जगह में वो क्या करने आया था? क्या वो कबीर से अनजाने में मिला था या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी